वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है 58 कंट्रीज ग्रांट फ्री वीजा टू इंडियंस, व्हाई कंट्रीज आर ऑफरिंग फ्री वीजा टू इंडियंस। तो चलिए देखते हैं वीडियो लिखने से पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलग में लोग चैनल को इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंडियन टूरिस्ट और फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। 14 दिसंबर 2023 को ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर दी। मतलब अब से आपका जब मन चाहे तब उठ के ईरान जा सकते हो। इस्लामिक देश ईरान ने भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा, अब बिना वीजा के घूम सकेंगे विदेश। इनफैक्ट हांगकांग तो इंडियंस को 5 लाख रुपए के ट्रैवल टिकट्स तक फ्री में दे रहा है। मगर जस्ट थिंक अबाउट इट, ईरान, ये वही ईरान है जिसने 43 इयर्स पहले इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान को फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए थे। ये वही ईरान है जिसके पाकिस्तान के साथ इतने गहरे रिश्ते हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान को भाई बुलाता है। लेकिन आज यही ईरान अचानक से पलट कैसे गया? ईरान अपने भाई पाकिस्तान को लिटरली इग्नोर करके इंडियंस को वीजा फ्री एक्सेस दे रहा है। अचानक से इंडियन से इतना प्यार आखिर क्यों? वेल, इसके पीछे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम आगे समझेंगे। बट अभी के लिए काफी सारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ईरान के ये इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ही बेकार रहने वाली है, क्योंकि ईरान के कई लॉज इतने स्ट्रिक्ट है, इतने कह सकते सिरफिरे कि जब तक वो कायदे कानून फिक्स ना हो आप उनके देश में शायद से ही कदम रखना चाहोगे। और ये आप जल्दी समझोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एंड टॉकिंग अबाउट ईरान, ईरान को इकलौता देश नहीं है जो इंडियन टूरिस्ट को इस कदर अट्रैक्ट करना चाहता है। आज ईरान के अलावा भी अचानक से पूरे दुनिया भर में ही इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने को लेकर एक वियर्ड सा ट्रेंड शुरू हो चुका है। दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री इंडियन टूरिस्ट को अपने देश बुलाना चाहती है और इसके लिए 58 कंट्रीज ने तो लिटरली अपने वीजा पॉलिसीज को ही चेंज कर दिया। जैसे मैंने बताया था, हांगकांग का केस ले लो। एक स्टेप आगे निकलते हुए इंडियंस को 5 लाख तक के एयरलाइन टिकट्स फ्री दे रहा है, सिर्फ ताकि इंडियंस उनके देश में घूमने जाए। हार्ड टू बिलीव दिस, राइट? यहां पे सवाल ये आ रहा है कि आखिर हम इंडियंस ने ऐसा क्या कर दिया भाई कि हमें दुनिया भर के कंट्रीज से इतनी इज्जत मिल रही है, और फिर चाहे वो कंट्रीज एंटी इंडिया स्टैंड रखने वाले ही कंट्रीज क्यों ना हो, एक्सेप्ट द अदर वंस। वेल, लेट्स अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड। सो 14 दिसंबर 2023 को ईरानी गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर दिया, विच मींस अब कोई भी इंडियन बिना किसी वीजा चार्जेस और प्रायर परमिशन के ईरान में जब चाहे तब आ जा सकता है। बट इंटरेस्टिंगली, ईरान को यह आइडिया एकदम से एक्सीडेंटली नहीं आया, बल्कि आज से कुछ साल पहले किए गए एक एक्सपेरिमेंट की वजह से आया। सो कुछ साल पहले ईरान ने अपने फ्रेंडली कंट्रीज जैसे टर्की, ओमान और चाइना को ट्रायल बेसिस पर वीजा फ्री एक्सेस दिया था। अब इस एक चेन से सिर्फ 8 महीनों के अंदर ही ईरान के टूरिज्म सेक्टर में 48.5% का ग्रोथ हुआ, और इसी राइज की वजह से इस सेक्टर में 14 लाख ईरानियन जॉब्स क्रिएट हो गए। इनफैक्ट कैन यू इमेजिन, इस एक मूव की वजह से ईरान की इकोनॉमी ने 8 महीनों में भूटान के जीडीपी का ट्रिपल पैसा यानी कि $6.2 बिलियन कमा लिए। सो इतने प्रॉफिट को देखकर ईरान एक चीज अच्छी तरीके से समझ चुका था, जब सिर्फ कुछ गिने चुने कंट्रीज को एग्जेम्पशन देने से उसकी इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम्स बड़े ही आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, तो क्यों ना इसे अब एक बड़े स्केल पर एग्जीक्यूट किया जाए। और इसीलिए ईरान ने इंडिया को तो वीजा एग्जेम्पशन दिया ही, पर इंडिया के साथ 33 और कंट्रीज को भी वीजा एक्सेम्पशंस दिए। अब यहां पर नोट करने वाली बात तो यह है कि यहां पर मालदीव जैसे छोटे कंट्रीज भी शामिल है, बट पाकिस्तान नहीं है। रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि पाकिस्तान से काफी इलीगल इमिग्रेंट्स ईरान जाते हैं और फिर वापस लौट के कभी नहीं आते, और इस समस्या को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं। अब ऐसे में उन्हें वीजा फ्री एक्सेस अगर दे दिया तो ईरान में पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स रातों रात घुस जाएंगे, जिस वजह से ईरान के लिए यह डिसीजन इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज्यादा एक इकोनॉमिक बर्डन साबित हो सकता है। अब इंटरेस्टिंगली ना फ्रेंड्स, अगर आप ईरान के इस वीजा फ्री लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो इस लिस्ट में आपको एक पैटर्न दिखेगा। इस लिस्ट में रशिया, वियतनाम, बेलारूस जैसे कंट्रीज शामिल है जो कहीं ना कहीं एंटी वेस्ट या एंटी यूएस स्टैंस रखते हैं। सो क्या इसका मतलब कुछ समझे? ईरान एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश कर रहा है। पहला निशाना ईरान का है अपने कंट्री को ग्रो करना, वहां की इकोनॉमी को बूस्ट देना, वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। बट दूसरा निशाना, जो कि आर्ग्यूबली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इस मूव से ईरान दुनिया भर में फैले ईरानोफोबिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब आई नो
आप में से बहुत से लोगों के लिए मे बी ईरानोफोबिया ये टर्म ही आपने पहली बार सुना होगा। और इसका सिंपल मतलब होता है ईरान के प्रति फियर, ईरानोफोबिया, जो कि दुनिया भर में है, काफी प्रेवलेंट है और ये कहीं ना कहीं वेस्ट की एक सोची समझी साजिश रही है। अब ईरानोफोबिया पूरी दुनिया में कैसे फैला और इस स्ट्रैटेजी से ईरान उसे कैसे काउंटर करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सो आयरनी देखो, ईरानोफोबिया के बीज ईरान के ही एक 43 ईयर्स पुराने गलती की वजह से गड़े थे, जिसके जहरीले फल उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, सो ध्यान से सुनना। तो साल 1979 की ये बात है, ईरान में इरानियन रेवोल्यूशन चल रहा था। इसमें रिलीजियस क्लेरिक्स ने वहां कई सालों से रूल कर रहे पहलावी डायनेस्टी के किंग मोहम्मद रजा पहलावी को गद्दी से हटा दिया था, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी काफी लिबरल और डेमोक्रेटिक थी, जो ईरान को इस्लाम से दूर लेकर जा रही थी। सो एक टाइम पे ईरान वॉज वेरी लिबरल एंड वेरी डेमोक्रेटिक, बट फिर रिलीजियस क्लरिक्स मिलकर उन्होंने रिलीजियन से पावर निकाला, बुक से पावर डिराइव किया और इस इतने अच्छे रिजीम को हटा दिया। अब उनके जगह पर फिर एक बहुत ही हार्डकोर रेडिकल इस्लामिक प्रीचर आयतुल्लाह खोमेनी को ईरान का नया रूलर बना दिया। अब क्योंकि खोमेनी की आइडियोलॉजी काफी रेडिकल थी, इसीलिए उन्होंने पावर में आते ही ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब जहां पर एक तरफ ईरान में ये हो रहा था, दूसरे तरफ किंग मोहम्मद रजा पहलावी भागकर यूएस के शरणों में चले गए। अब ये ईरान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस वजह से आयतुल्लाह खोमेनी और बाकी के इरानियन रेवोल्यूशनरीज को यूएस पर एकदम से गुस्सा आ गया। इसी गुस्से में रेवोल्यूशनरीज ने तेहरान में स्थित यूएस एम्बेसी में घुसकर 50 अमेरिकन को हॉस्टेज बना लिया, जो कि एक्चुअली में ईरान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि ईरान की इसी हरकत की वजह से यूएस ने उसके ऊपर 1979 में पहला इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया, जिससे एक झटके में ईरान से सारे कंट्रीज ने ट्रेड करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद भी यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस के कई देश और ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ईरान की रेडिकल रिलीजियस एक्टिविटीज और टेररिज्म के लिहाज से उस पर 25 से भी ज्यादा बार सैंक्शंस लगाए। और इन एक्शंस की वजह से सालों सालों तक जियोपॉलिटिकल लेवल पर ईरान की काफी बदनामी भी हुई और इन्हीं सैंक्शन से उसका इकोनॉमिक ग्रोथ बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ। जैसे तैसे करके वो बस अपने ऑयल को ब्लैक मार्केट में बेचकर अपनी इकोनॉमी चला रहे थे। बट फिर 2012 में ईरानियन इकोनॉमी को एक मेजर ब्लो फेस करना पड़ा। यूएस ने ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगा दिए, जिसके कारण ईरान एक बार फिर से झटके में दुनिया भर के इकोनॉमी से पूरी तरह से कट ऑफ हो गया। एज अ रिजल्ट रातों रात दुनिया भर में मौजूद ईरान के सारे एसेट्स और फॉरेन बैंक्स में पड़े फंड्स सीज हो गए और उसका मेजर इनकम सोर्स ऑयल एक्सपोर्ट पर भी बैन लग गया। अब इस बैन का असर आप इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी साफ साफ देख सकते हो। ईरान की इकोनॉमी 2012 तक सैंक्शंस के पहले $600 बिलियन की थी, पर इसके बाद उसकी इकोनॉमी आज तक कंटिन्यूअसली गिरते ही जा रही है और आज के तारीख में तो पहले के तुलना में 2 गुना गिर चुकी है, जो पैटर्न आपको मोस्टली किसी भी देश में देखने नहीं मिलेगा। अब इन सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी को बड़ा झटका तो लगा ही था, बट उससे भी ज्यादा इंपैक्ट से जिस चीज ने ईरान को हिट किया तो वो थी दुनिया भर में खराब हुई उसकी रेप्यूटेशन। 2012 के बाद ईरान को हर न्यूज ऐसे ही दुनिया का सबसे करप्ट, वर्स्ट गवर्नेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वाली एक कंट्री पोर्ट्रे करते आ रहा है। बेसिकली आज दुनिया में ईरान की एक अथॉरिटेरियन और करप्ट देश वाली इमेज बनी हुई है, जिसकी वजह से हर देश ईरान से एक हाथ का डिस्टेंस रखना चाहता है और इसीलिए इसी डिस्ट्रॉय हुई इमेज को, ईरानोफोबिया को काउंटर करने के लिए ईरान ने बड़े टैक्टफुली एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश की है। और ऐसा खुद ईरान के डेप्यूटी टूरिज्म मिनिस्टर अली असगर शलबाफियान ने कहा है। उन्होंने कहा कि ईरानोफोबिया को काउंटर करने के लिए टूरिज्म एक अच्छा रास्ता है। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए ईरानियन गवर्नमेंट ने 103 करोड़ का एक डेडिकेटेड फंड भी अलॉट किया और गवर्नमेंट ने अपने डिप्लोमैट से टूरिज्म को प्रमोट करने के बकायदा ऑर्डर्स दे दिए। बट यू नो व्हाट, मेरे हिसाब से ईरान अपने देश में टूरिज्म प्रमोट करके अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा है। असल में ये सारी चीजें काइंड ऑफ लाइक बेल्स एंड विसल्स है। इनसे कुछ खास फायदा नहीं होगा अगर फंडामेंटल लेवल पर जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स नहीं किया जाए। सो बात कुछ ऐसी है ना, उनकी एक टूरिज्म पॉलिसी है जो उनके पूरे मेहनत को पानी में डुबा रही। अब देखो, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहां लोग कंट्री को फ्रीली एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, मगर ईरान में बिल्कुल इसका उल्टा है।
वहां पर टूरिस्ट पर ऐसे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस है जो दुनिया में शायद ही किसी देश में देखने को मिलेगा। जैसे ईरान में लड़का और लड़की पब्लिकली हैंड इन हैंड साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते। उनके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जैसे कि बस, ट्रेन में लिटरली जेंडर सेग्रीगेशन फॉलो किया जाता है। बेसिकली वहां पर मेल्स और फीमेल्स को कंपल्सरीली सेपरेट कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल करना पड़ता है। और इससे भी बड़ी बंदिश है कि वहां पर हर टूरिस्ट को ईरानियन ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ता है। और इस ड्रेस कोड के मुताबिक फीमेल्स को हिजाब और लूज कपड़े पहनना है जो पूरे बॉडी को कवर करे, और मेल्स को कंपल्सरीली फुल स्लीव्स और फुल पैंट्स पहनना है। अब इस सब के बाद भी एक और एक प्रॉब्लम है। अगर टूरिस्ट गलती से रमजान के महीने में वहां पर गए तो लिटरली उन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां के शरिया कायदे के हिसाब से ईरान में रमजान के टाइम पर पब्लिकली फूड सेलिंग पर ही बैन है। और खाना खरीदना तो दूर, पब्लिक प्लेस में अगर कोई टूरिस्ट खाना खाते हुए दिख भी गया तो शरिया कानून के हिसाब से उसे सीधा जेल हो सकती है। बट वेट, इट डजंट स्टॉप ओवर हियर, देयर इज मोर। अगला बड़ा प्रॉब्लम, नो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स अलाउड। यस, क्योंकि ईरान में वीजा और मास्टर कार्ड जैसे पेमेंट कंपनीज बैंड है। सो इतने सारे रेस्ट्रिक्शन के बाद ईरान में कौन सा ही टूरिस्ट जाना चाहेगा? और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्ट्रिक्ट पब्लिक पॉलिसीज की वजह से ईरान का टूरिस्ट अट्रैक्ट करने वाला सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक यही होगा कि वो इंडियन टूरिस्ट, जिन्हें इस समय किंग ऑफ टूरिज्म कहा जा रहा है, उन्हें ही सबसे पहले खोएंगे। आज इंडियन टूरिस्ट दुनिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि यूएई ने इंडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए वीजा ऑन अराइवल, यानी कि यूएई पहुंचने के बाद वीजा निकालने की फैसिलिटी अवेल करवा दी है, जबकि आमतौर पर बाकी देशों के सिटीजन्स को एंट्री के पहले वीजा लेना पड़ता है। अब इंडियंस का यूएई टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंस को आप इससे समझ सकते हैं कि खुद उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट के हेड ने यह कह दिया है कि इंडिया दुबई के लिए नंबर 1 टूरिज्म मार्केट है। और ये सब एग्जांपल्स तो आप छोड़ो, क्या आप ये बिलीव करोगे कि इंडियन टूरिस्ट ने तो कई देशों की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से तक बचा दिया है? जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव्स, इंडियंस सेव्ड मालदीव्स। ये शब्द है मालदीव्स के टॉप हॉस्पिटैलिटी और होटल चेन मर्क्योर के टाइकॉन मोहम्मद अली जी का। उन्होंने बताया कि कोविड पैंडेमिक के दौरान इंडियन टूरिस्ट ने ही टूरिज्म पर डिपेंडेंट मालदीव्स के इकोनॉमी को डूबने से बचाया था। बेसिकली मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर में उनका 40% पॉपुलेशन काम करता है, यानी कि ऑलमोस्ट देश की आधी एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मालदीव्स के जीडीपी का 28% डायरेक्टली इंडियन टूरिस्ट से ही आता है, प्लस उनका 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इसी सेक्टर से आता है। सो अब आप समझ रहे हो इंडियन टूरिज्म की क्या वैल्यू है दुनिया भर में। और हो भी क्यों ना यार, इंडियंस की आबादी कितनी है और इंडिया ग्रो और डेवलप भी कर रहा है और इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। ये सारे के सारे अपवर्ड ट्रेंड्स दूसरे देशों को समझ में आ रहे हैं और इसी वजह से वो इंडियंस को अपने मार्केट में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इंडियंस के इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज कई देश इंडियन टूरिस्ट को कुछ ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं। जैसे जॉर्डन ने इंडियंस के लिए ऑफर रखा है कि अगर इंडियंस जॉर्डन में डेस्टिनेशन वेडिंग करवाते हैं तो कपल्स के लिए 7 नाइट्स का हनीमून फ्री। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडियन टूरिस्ट के लिए ऑनलाइन घर बैठे ही वीजा देना शुरू कर दिया है, जबकि नॉर्मली वीजास के लिए आपको कॉन्सुलेट जाना पड़ता है। सो डेफिनेटली ये कोई एक आध कंट्री की बात नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ही एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। इंडियन टूरिस्ट की डिमांड वाकई में काफी बढ़ रही है। अब अगर बात करें कि स्पेसिफिकली कंट्रीज इंडियन टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट क्यों करना चाहती है, तो देखो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इस ग्राफ में आप जैसे देख सकते हो, आज से 3 साल पहले इंडियन टूरिस्ट का फॉरेन कंट्रीज में स्पेंडिंग सिर्फ $7 बिलियन था, बट सिर्फ 3 साल के अंदर ही ये नंबर आज इसका दुगना यानी कि $13.7 बिलियन हो चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स के डेटा के हिसाब से तो इंडियन टूरिस्ट दुनिया में हाईएस्ट स्पेंडर्स में से एक है। इनफैक्ट इंडियंस के स्पेंडिंग राइज का इंपैक्ट आप इससे समझ सकते हो कि द हिंदू में पब्लिश रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल मलेशिया में 10.7 मिलियन इंडियंस उनके यहां पर गए थे, जिससे उनकी इकोनॉमी को वुपिंग $28 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को देखकर मलेशियन गवर्नमेंट ने इस साल इंडियंस के लिए वीजा फ्री पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल उसी तरह थाईलैंड ने भी अपने टूरिज्म सेक्टर में 30% ग्रोथ देखकर इंडियंस के लिए वीजा एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस कर दिया। इनफैक्ट अब तक 58 कंट्रीज ने इंडियंस के लिए वीजा पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, जस्ट सो दैट वो हमें उनके देश में एज टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सके। एंड नाउ फ्रेंड्स, I don't know what you think about this, but मेरे हिसाब से
ये इंडियंस की एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर है और हमारी गवर्नमेंट इसे देश की और देशवासियों की भलाई के लिए कैसे यूटिलाइज करती है, कैसे लेवरेज करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट एक तरफ जहां पर इंडिया का पावर बढ़ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया के कुछ टाइज वीक हो रहे हैं। हमारा ऑल टाइम फ्रेंड रशिया अब पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स के दरवाजे खोल रहा है और सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इंडिया ब्रिक्स को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन जिससे इंडिया को काफी प्रॉफिट होता था, काफी इकोनॉमिक गेन होता था, बट अब इंडिया मजबूर हो गया है उसे छोड़ने के लिए। अब पूरा मुद्दा क्या है और क्यों इंडिया का दोस्त रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इसे अगर आपको पूरा जानना है तो ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है जो आप यहां पर कहीं क्लिक करके देख सकते हो। आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ना वाकई सच में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हर मुल्क में देखें तो बहुत सारी जगहें जो है ना ऐसी होती हैं जो देखने वाली होती हैं। इवन कि आप जब यूट्यूब पे ईरान का भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं या ईरान के आप प्लेसेस देखते हैं तो एक बार जो है ना आप ज़रा थोड़ा सा होते हैं कि भाई इस कंट्री पे इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं और उसके बावजूद वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंडिया के लिए बात हो रही है तो नो डाउट भाई इंडिया का पासपोर्ट जो है वो काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 58 कंट्रीज आप जो है वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लें, आपको इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, इनफैक्ट भर भर के नज़र आते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ईरान ने एक ये एक आपके लिए सहूलत दी भी है, सो ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे वो सहूलत लग नहीं रही, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से एग्री करूँगी कि अगर मुझे किसी कंट्री में जाना है तो मुझे फ्रीली वहाँ पर इंजॉय करना है और घूमना फिरना है। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा आपके ऊपर आप कह लें कि रिस्ट्रिक्शंस हैं तो फिर आप क्या इंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ना टूरिज्म बढ़ाने के लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी पॉलिसीज़ चेंज करने की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि टूरिज्म का मतलब ही यही है कि जब लोग जो है ना वो यहाँ पर इंजॉय करने आए, ना कि लोग बेचारे घुटे और इस तरह का फील करें। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, सिर्फ बातों की हद तक, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ हो नहीं पाया। मुझे लगता है कि जब टूरिज्म आपको अपनी कंट्री में लेकर आना है ना तो उसमें सबसे पहले तो आपको लोगों को फ्लेक्सिबल उनकी सोच को करना पड़ेगा, फिर जाकर आपका टूरिज्म जो है बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर लोग आ जाते हैं और आपका दिमाग उतना ही बैकवर्ड है, मतलब स्पेशली मैं पाकिस्तान की भी बात यहाँ पर करना चाहूँगी, तो लोग यहाँ पर कंफर्टेबल ही नहीं होंगे और लोग किस तरीके से इंजॉय करेंगे। तो मुझे लगता है कि टूरिज्म की इंडस्ट्री को भी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को बड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं और उसके बाद जाकर आपको देखना पड़ता है कि भाई कि किस तरीके से हम इस सेक्टर को जो है मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हम लोगों ने कल ही वीडियो देखी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, तो उसमें भी एक मेन फैक्टर ये था कि एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी गई जिन्होंने जाकर आप कह लो कि वहाँ पर एक तरह से पूरी दुनिया का रुझान किया कि लोग वहाँ पर टूरिज्म के लिए ज़्यादा नहीं आ रहे, तो मे भी मतलब लेकिन आते होंगे, लेकिन मे भी बहुत ज़्यादा संख्या में ना आते हो। लेकिन अब क्या है कि पीएम मोदी जी वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर उन्होंने जाकर स्कूबा डाइविंग की है। हाँ। तो लोगों को क्या है एक तवज्जो जाएगी उस साइड पर। यार सबसे पहले जो है ना टूरिज्म के लिए आपके मुल्क में जो सिक्योरिटी के हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर है ना वो अच्छा होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है तो भाई ये नहीं कि झमकट्टा बनाकर उसके इर्द गिर्द आप हो जाएं, हाथ पकड़ पकड़ के कहें कि भाई मेरे साथ एक तस्वीर खिंचवा लें, मेरे साथ एक तस्वीर ले लें। तो ये चीज़ों ये जो एक मैं कहूँगा कि माइंडसेट लेवल है ना, इसको जो है ना चेंज करने के, इसे नॉर्मलाइज करने का हाँ बिल्कुल नॉर्मलाइज करने का ना इस चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर इंडिया की अगर बात करें तो भाई अगर आप वैसे भी अगर देखें तो इंडिया डायस्पोरा जो है आपको दुनिया के जो कंट्रीज ऐसे हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, हाँ। वहाँ पर उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो नज़र आता है। एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वहाँ पे आपको नज़र आती है। इवन के हम सिंगापुर की बात करें, थाईलैंड की बात करें, हम मलेशिया की बात करें तो आपको एक डायस्पोरा जो है इंडिया का जो वहाँ पे नेटिव है, वहाँ की नेशनल है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भाई टूरिज्म के साथ साथ जो है ना इंडियन जो डायस्पोरा है उसने भी बाकी कंट्रीज की डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। लेकिन देखो जो करंट गवर्नमेंट है अभी जिस तरीके से वो काम कर रही है, लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी कर रही है, लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी कर रही है, तो डेफिनेटली ज़्यादा लोग जो है वो टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं। और उससे जो मुझे लगता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है ना उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल। अब अगर मलेशिया ने वीज़ा फ्री कंट्री कर दिया है या फिर दुबई ने ऑन अराइवल वीज़ा कर दिया है
या बाकी कोई भी जो कंट्रीज हैं जिन्होंने सहूलत दी है, उन्होंने बेसिकली अपना फायदा देखा है कि अगर हम लोग वीजा फ्री कर भी रहे हैं, लेकिन जब आएंगे यहाँ पर आकर स्पेंड करेंगे तो हमारे लोकल लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो जितने भी कंट्रीज हैं डेफिनेटली वो अपना फायदा ही देखते हैं, पता नहीं हमारा कंट्री क्यों अपना फायदा नहीं देखता। बल्कि वीडियो सोचते सोचते मैं यही देखते मैं यही सोच रहा था कि अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ पे भी वीज़ा फ्री एक स्ट्रेटजी चलती हो ना, जो कि भाई वो आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा जो है ना यहाँ पे भी आपको डेवलपमेंट जो है ना एक अलग लेवल पर जो है वो देखने को मिले। टूरिज्म का एक्सचेंज जो है, कल्चर एक्सचेंज जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर ख़ासतौर पर हुक्मरान जो हैं वो कुछ भी होता है तो भाई सबसे पहले तो वो रिश्ते जो हैं वो ख़त्म करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है ना अब क्योंकि 2024 आ गया भाई, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, दुनिया चांद सारे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच चुकी हुई है, लेकिन हम अभी भी जो है ना एक वो जो रवायती सोच जो है उसी में जो है पड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, बेशक वो पॉलिटिशियंस हैं, बेशक वो आम जनता है, सबको जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस की जो एजुकेशन है वो देना जो है ना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिशियंस को तो है, वो जानबूझकर ऐसे बने हुए, जो आम जनता है उसको बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि बड़े ऐसे भी होते हैं लोग, हम भूखे मर जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे वो करेंगे, तो भूखे तो हम ऑलरेडी मर ही रहे हैं, तो मतलब अब इसके आगे और क्या हो सकता है। लेकिन खैर मुझे लगता है कि टूरिज्म वाकई में एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इवन कि हम लोग इंडिया को भी देखें तो इंडिया भी इस पर बहुत ज़्यादा काम जो कर रहा है। आने वाले टाइम में जो ओलंपिक्स करवाया जाएगा इंडिया में, वो उसकी भी कहीं ना कहीं पर कारण ये कि पूरी दुनिया अगर देखेगी टूरिज्म उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं उनमें टूरिज्म एक ऐसी मैं कहूँगी कि ऐसा सेक्टर है जहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, मुझे लगता है बहुत भाई डिफिकल्ट है ऐसी जगहों पे फिर ना ट्रैवल करना। चलें बाकी रिस्ट्रिक्शंस तो चले एक साइड पर, ऑन दी अदर साइड ट्रेन में जो है वो लड़का लड़की एक कंपार्टमेंट में नहीं बैठ सकती। ये भी कितना बड़ा, फैमिली भी नहीं बैठ सकती क्या? फैमिली तो मेरा ख्याल है शायद बैठ सकती होगी, लेकिन जैसे यहाँ पर होता है कंपार्टमेंट में डिफरेंट लोग आकर बैठ जाते हैं, मेल फीमेल्स बैठे होते हैं। ठीक है ना? मैं ये बात सोचती हूँ, मुझे पाकिस्तान जो है ना वो लगा करता था कि यहाँ पर बड़ी मतलब सख्ती है कह रहे, लेकिन मैं जब बाकी कंट्रीज को देखती हूँ ना तो मुझे लगता है नहीं, पाकिस्तान में है थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। बड़े शहरों में फिर भी आप समझ लो कि मतलब आप आराम से जो है जो भी आपका मन करता है आप कर सकते हैं, लेकिन शुक्र है कि गवर्नमेंट लेवल पर इस तरह के कोई ना रूल्स नहीं बने हुए। कि आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सी कंट्री का प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, या आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी है। और इसी के साथ चैनल करें, वीडियोस करें एंड कीप अस अपडेटेड। गुड बाय।